पनामा केस में नवाज शरीफ की नाअहली एक अरसे से मौजूए बहस बनी हुई है। नून लीग का दावा रहा है कि पनामा को बहाना बनाकर इकामे की बुनियाद पर नवाज शरीफ को पहले से तयशुदा सजा दी गई थी। इस हवाले से बहुत से शवाहिद भी सामने आ चुके हैं, बहुत सी गवाहियां भी सामने आ चुकी हैं और हालिया कुछ अरसे के दौरान तहरीक इंसाफ से भी इसी किस्म की शहादतें सामने आ रही हैं। इस बारे में ताज़ा तरीन बयान सीनियर कानूनदान और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और इमरान खान के वकील हामिद खान का है, जिन्होंने कल जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर से बात करते हुए कहा कि नवाज शरीफ को नाअहल करने का अदालती फैसले से पहले ही फैसला हो चुका था। अदलिया को सिर्फ फैसला सुनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। नवाज शरीफ साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन थी उसका फैसला कहीं और हो गया था। इवेंट्स को अगर हम देखते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो उस वक्त ये फैसला हो गया था कि ये अब इनके साथ नहीं हमारा, उससे उनको फारिग कराना पड़ेगा। वो तो बाई चांस उस ज़माने तक जब ये सारा मामला हुआ है तो पनामा पेपर्स लीक्स आ चुके थे। तो इसका मतलब ये है कि जो नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट के जरिए डिस्क्वालीफाई करवाया गया, वो फैसला एक्चुअली कहीं और हुआ था, जुडिशरी से इस्तेमाल हुई। बिल्कुल यही नज़र आता है। यही जो चेन ऑफ इवेंट्स हैं वो वही शो कर रहे हैं कि इसी तरह हुए। ग़ालिबन उनको खुशफहमी ज़रूर लगता है, नवाज शरीफ साहब को एक हद तक रही है कि हम शायद अदलिया को हैंडल कर सकते हैं, हम बेहतर हैं हैंडल करने में, लेकिन उन्हें बाद में महसूस हुआ कि नहीं, ये बात उनके हाथों से भी निकल चुकी थी। हामिद खान आज भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और इमरान खान के वकील हैं। इससे पहले असद उमर, जो कि नवाज शरीफ के सख्त मुखालिफ रहे हैं, नवाज शरीफ को मिलने वाली सज़ा और नाअहली से मुतालिक दो टोक मौक़िफ़ रखते रहे हैं, उन्होंने भी नवाज शरीफ के खिलाफ अदालती फैसले पर तबसरे से गुरेज किया और कहा कि मैं कोई कानूनी माहिर नहीं हूँ। सियासतदान का फैसला जो है ना वो अवाम करती है। नवाज शरीफ लीगली माइनस हो गए, मुस्लिम लीग नून ने फिर, आपका क्या ख्याल है, ठीक माइनस हुए? 1 करोड़ मुझे नहीं पता, वो उसकी भाई मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ। मगर बात यहाँ भी नहीं रुकती है। इमरान खान ने गुज़िश्ता दिनों मौजूदा हालात और वाक़यात के तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया तो अपनी पटिशन में उन्होंने आला अदलिया को ही चार्जशीट कर दिया और उसे इस्टेब्लिशमेंट के आलाकार के तौर पर पेश कर दिया। अपनी पटिशन के नुक्ता नंबर 9 में ही उन्होंने एक ऐसा मौक़िफ़ अपनाया कि जिसने आला अदलिया को चार्जशीट कर दिया। इमरान खान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हुकूमत अफवाज पाकिस्तान के बारे में गलत तासुर पैदा करना चाह रही है, जो मरियम नवाज का बुनियादी मकसद और हदफ है। मरियम नवाज इस मामले को एक ऐसे मौके के तौर पर देख रही हैं कि जिसके जरिए वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अपने वालिद को इक़्तिदार से निकाले जाने का बदला ले सकें। अभी संगीन इल्ज़ाम है जो इमरान खान ने बज़ाहिर मरियम नवाज पर लगाया है, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा दिया है, क्योंकि नवाज शरीफ को तो अदालती फैसले के तहत नाअहल किया गया था और अब वो 5 रुकनी बेंच मजीद मुतनाज़ हो गया है, जिसने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था। इस बेंच में जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस एजाज अफजल, जस्टिस अजमत सईद शेख और जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल थे। इन्हीं जजेस ने एक डिक्शनरी से काबिल वसूल तनख्वाह की तशरीह निकाल कर मुल्क के वज़ीर आज़म को नाअहल कर दिया। इन्हीं जजेस ने खुद व्हाट्सएप कॉल के जरिए अपनी मर्जी के अफसरान पर मबनी JIT बनवाई और उनको हीरे जैसे किरदार वाले अफसरान कहा। फिर मातहत अदालत में केस चला तो जस्टिस एजाजुल एहसन मॉनिटरिंग जज बनाए गए और फिर नवाज शरीफ और उनकी बेटी को सज़ा हुई और वो जेल गए। और आज इमरान खान उसी सुप्रीम कोर्ट को अपनी पटिशन में बता रहे हैं कि नवाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला था और मरियम नवाज इस्टेब्लिशमेंट से उसका बदला ले रही है। यानी इमरान खान मान रहे हैं कि नवाज शरीफ को मेरिट पर नाअहल नहीं किया गया था, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें इक़्तिदार से निकाला था और सुप्रीम कोर्ट के जजेस आलाकार बन गए थे। गुज़िश्ता 6 साल से मुसलसल आला अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट पर यह इल्ज़ाम लग रहा था और आज नवाज शरीफ के सबसे बड़े सियासी हरीफ यानी खुद इमरान खान ने भी इस तासुर पर मोहर लगा दी है, इसकी तस्दीक कर दी है। और अब हामिद खान ने यह कह दिया है कि नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला पहले से तयशुदा था और असद उमर नवाज शरीफ को मिलने वाली सज़ा पर तबसरे से गुरेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं कोई कानूनी माहिर नहीं हूँ। अब दिलचस्प बात यह है कि 2016 में जब तहरीक इंसाफ पनामा केस से मुतालिक सड़कों पर थी तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने तहरीक इंसाफ से कहा कि आप सड़कों पर क्यों बैठे हैं, अदालत आएँ, हम आपको इंसाफ देते हैं। इस बात का एतराफ़ इमरान खान खुद कर चुके हैं और असद उमर ने भी इस बात की तस्दीक की थी। पाकिस्तान की सियासत के अंदर बड़े फैसलों के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का भी किरदार रहा है और वक्तन फवक्तन पाकिस्तान की अदलिया का भी किरदार रहा है। जिस वक्त 2017 के अंदर जिस दिन बुरहान के ऊपर रोका गया, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक साहब उनके ऊपर शेलिंग की गई, तो अगले दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट ने हमें बुलाया, मैं और शाह महमूद कुरैशी साहब गए थे और उन्होंने हमें कहा कि आप सड़कों पर क्यों हैं, आप आए ना, हम आपको इंसाफ दिलाते हैं। अब इस पूरे मामले का एक पस मंज़र भी है। 2016 में ICIJ की तरफ से पनामा पेपर्स की सूरत में लाखों दस्तावेज़ात लीक की गईं और उन दस्तावेज़ात में नवाज शरीफ के बच्चों समेत 400 से ज़ायद पाकिस्तानियों का नाम था, जिन पर इल्ज़ाम था कि उनकी पनामा में ऑफशोर कंपनियां हैं, जिसके बाद उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ
एक मुहाज खड़ा हो गया। तहरीक इंसाफ समेत दीगर अपोजिशन जमातें नून लीग के खिलाफ दबाव बढ़ाने लगी और 24 अगस्त 2016 को जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने पनामा पेपर से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, मगर इस दरख्वास्त में नवाज शरीफ का बराह रास्त नाम नहीं लिया गया था और 4 दिन बाद ही अदालत ने जमात इस्लामी की दरख्वास्त को फजूल करार देकर वापस कर दिया। फिर 29 अगस्त 2016 को इमरान खान ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और हसन और हुसैन नवाज से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और नवाज शरीफ की नाअहली का मुतालबा किया। इसी दौरान तहरीक इंसाफ सड़कों पर भी नून लीग की हुकूमत पर दबाव बढ़ाती रही और फिर 20 अक्टूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर करते हुए कार्रवाई का आगाज कर दिया और कार्रवाई का आगाज करने के लिए बाकायदा 28 अक्टूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाया, जिसकी सरबराही जस्टिस आसिफ सईद खोसा कर रहे थे। कई महीनों तक कार्रवाई के बाद 20 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 3-2 की अक्सरियत से फैसला सुनाया, मगर यह फैसला ना ही शरीफ खानदान के लिए क्लीन चिट साबित हुआ और ना ही उसे सजा के तौर पर लिया गया। दोनों तरफ से फैसले पर खुशियां मनाई गई। 5 रुकनी बेंच में जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद का अक़लियती फैसला यह था कि नवाज शरीफ सादिक और अमीन नहीं रहे, इसलिए वो नाअहल होते हैं और उन्हें वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटाया जाए। जबकि जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस एजाज अफजल और जस्टिस अजमत सईद शेख के 3 रुकनी अक्सरियती बेंच ने इस मामले पर मजीद तहकीकात का फैसला दिया और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक ऐसी JIT बनाने का हुक्म दिया गया जिसमें ISI, MI, FIA, नैब, ACCP और स्टेट बैंक के अफसरान शामिल करने की हिदायत दी गई। हुक्म दिया गया कि JIT ये तहकीकात करेगी कि क्या शरीफ खानदान के असासे उनकी आमदनी से जायद हैं या नहीं हैं और JIT को अपनी रिपोर्ट जमा कराने के लिए 60 दिन का वक्त दिया गया। इस तरह 20 अप्रैल के फैसले से नवाज शरीफ वज़ीर आज़म तो बरकरार रहे, मगर उनके ख़ानदान को मज़ीद तहकीकात का सामना करना पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि JIT बनने से पहले एक तनाज़ा उठ खड़ा हुआ और अदालती हुक्म के बाद 6 रियासती इदारों ने 27 अप्रैल 2017 से पहले सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक JIT के लिए मुख्तलिफ नाम अदालत को भेजे। 27 अप्रैल को ही स्टेट बैंक और ACCP को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मजीद नाम भेजने का हुक्म मिला। उसी दिन इन इदारों को एक व्हाट्सएप कॉल मौसूल हुई और उनसे मखसूस नाम शामिल करने का कहा गया। ACCP से बिलाल रसूल और स्टेट बैंक से आमिर अजीज़ का नाम शामिल करने का कहा गया। 28 अप्रैल को चेयरमैन ACCP ज़फ़र हिजाज़ी ने खत लिखकर सुप्रीम कोर्ट को इस पुरस्रार कॉल के बारे में आगाह भी कर दिया। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के खुसूसी बेंच ने JIT तश्कील के लिए पहली समाअत 3 मई 2017 को की, जिसमें अदालत ने ACCP और स्टेट बैंक के पेश किए गए नामों को मंजूर नहीं किया और जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क दिए कि गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन ACCP ने जो नाम भिजवाए हैं वो शको शुबे से बालातर नहीं हैं। ऐसे अफराद चाहिए जिनका किरदार हीरे जैसा हो और आइंदा समाअत में स्टेट बैंक और ACCP से 18 ग्रेड और उससे ऊपर के तमाम अफसरान के नामों की फहरिस्त तलब कर ली गई और 5 मई की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने JIT के नामों का इंतखाब कर लिया, जिसमें ACCP से उन्हीं बिलाल रसूल और स्टेट बैंक से उन्हीं आमिर अजीज़ का इंतखाब किया गया जिनका व्हाट्सएप कॉल में इन इदारों के सरबराहों से मुतालबा किया गया था। मगर इस मामले पर भी तनाज़ा खड़ा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट JIT में मखसूस अरकान को डालने के लिए असरअंदाज हो रही है, मगर बाद में जून 2017 में होने वाली समाअत के दौरान जस्टिस एजाज अफजल ने खुद रिमार्क दे दिए कि हमने रजिस्ट्रार को लोगों को मुंतखब करने के लिए कहा था। हम सब चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं कि क्या हो रहा है, हमें नताइज का डर नहीं है, हमें कोई डरा नहीं सकता। हमने JIT को मुंतखब किया। और फिर इस हवाले से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद ने दावा किया कि जब JIT बनी तो हमें इस हवाले से उस वक्त पता चला कि जब ACCP के चेयरमैन ज़फ़र हिजाज़ी ने हमें फ़ोन करके बताया कि सुप्रीम कोर्ट अपने मनपसंद नाम मांग रही है और मैंने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से खुद इस हवाले से पूछा तो उन्होंने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट ने नाम मांगे हैं, लेकिन चीफ जस्टिस साकिब निसार की तरफ से नहीं मांगे गए हैं, बल्कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा की हिदायत पर ये नाम मांगे गए हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस साकिब निसार ने हमें बताया है कि पनामा केस से मुतालिक जो हिदायत लेनी है वो जस्टिस आसिफ सईद खोसा से लेनी है। JIT बनी तो JIT के बारे में, इसकी फॉर्मुलेशन के बारे में सबसे पहले हमें पता उस वक्त चला जब ज़फ़र हिजाज़ी साहब ने फाइनेंस मिनिस्टर को फ़ोन किया और कहा जी कि हम लोगों ने ACCP से जिन लोगों की नॉमिनेशन की थी, मुझे अभी सुप्रीम कोर्ट से फ़ोन आया कि आप उनकी नॉमिनेशन नहीं करेंगे, ये आदमी है, आप इसकी नॉमिनेशन। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बताया, प्राइम मिनिस्टर ने मुझे ये कहा कि जी ये किसने सुप्रीम कोर्ट से कौन कह सकता है किसने नॉमिनेशन और सुप्रीम कोर्ट क्यों इसमें दखल अंदाजी करी कि किसने नॉमिनेट होना। तो मैंने कहा जी मैं पता कर लेता। तो मैंने अरबाब आरिफ जो रजिस्ट्रार थे उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के, मेरे सीनियर थे, मेरा उनसे वैसे भी बड़ा अच्छा ताल्लुक था, तो मैंने उन्हें फ़ोन किया और कहा कि सर कहा जा रहा है, हमें यकीन नहीं आ रहा कि जी सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया कि फ़लाँ शख्स को नॉमिनेट करें। उन्होंने कहा हाँ ये दुरुस्त है। मैंने कहा मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपको ये चीफ जस्टिस ने कहा? चीफ जस्टिस उस वक्त साकिब निसार थे। तो मैंने कहा उन्होंने कहा है कि आप ये करें? उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने मुझे नहीं कहा। जब ये पनामा का सिलसिला शुरू हुआ था तो उन्होंने मुझे एक दिन बुला के ये कहा था कि आप इससे मुताल्लिक तमाम हदायत
आसिफ खोसा से लिया करें। अच्छा, तो ये फ़ोन मैंने उनके कहने पे किया।